अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी को हो तो वो रेज हैंड कर दिएगा। मैंने अभी माइक जो है वो म्यूट कर दिए सबके। सही है, तो जिसको क्वेश्चन हो रेज हैंड कीजिएगा तो मैं आपका आंसर कर दूंगा। तलाली, क्या क्वेश्चन है? एक मिनट में जकवान आबिद ने भी तो यार, मैं माइक अनम्यूट करता हूँ। जी, अनम्यूट कर दिया मैंने माइक। जकवान आबिद मिड के बारे में गाइड करते हैं। मिड टर्म के बारे में तो आपके जैसे आपका वही जितना आपने कंडक्ट किया, अभी पेपर नहीं बना आप लोगों का, जाहिर है, लेकिन ये कि एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग की देखी जाएगी आप लोगों की। 2D एरे का कॉन्सेप्ट कैसा है, 3D एरे का कॉन्सेप्ट कैसा है, लिंक लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जितना हमने पढ़ा है। और लिंक लिस्ट के अंदर कोई डिलीशन करनी हो, एडिशन करनी हो, जिनको मैंने कवर करा दिया पूरा, जैसे एक आइटम करा दिया पूरा। और इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोस हमने किए थे, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को हमने देखा था, टच किया था। बस लेक्चर की कोशिश कीजिएगा, लेक्चर जितने मेरे हैं उसको समझने की, उन्हीं में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारी जो क्लास आईडी है वो 105067, और जितनी भी अभी मिड टर्म के एग्जामिनेशन की जितनी भी डेट्स आई हैं उसमें हमारी ये आईडी है नहीं, तो हमारा पेपर कब होगा? देखिए, हम आपकी तो मेरे ख्याल में आपकी आईडी का तो शायद 24 तारीख को है। 24 तारीख को है। हाँ, मेरे ख्याल में 24 तारीख को। मैं देखता रहता हूँ वैसे मेरे पास। सर आई थिंक हमारा 24 तारीख को ऑलरेडी पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नहीं, वो आप कंफर्म कर। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, जाहिर है, वो तो मैं नहीं रख रहा, वो तो जो रख रहे हैं वो देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल सर में मंडे को शायद। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ वो कौन सी डेट है। मैं मंडे को देख है लेता हूँ। मॉर्निंग का। मंडे मिड टर्म स्केजुअल, ये इवनिंग वाला है आपका मेरे ख्याल में ना, ये आपका स्केजुअल है। तो आपकी आईडी कौन सी बताइए, एक मिनट। 67, जी 105067। ये वाली आईडी है आपकी ना? ये 24 अक्टूबर लिखा हुआ है मेरे पास। 24 अक्टूबर सैटरडे। सैटरडे 24 अक्टूबर को है। 67 का भी और 88 का भी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सेकेंड स्लॉट में है 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है सर, थैंक यू। ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज असल में मैंने दोनों सारी क्लास को मर्ज किया है, तो कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जाहिर है, जो आप दोनों ने नहीं पढ़ा हो। एक क्लास को मैंने लिंक लिस्ट के बारे में ज़रा पढ़ा दिया है, ख़त्म करा दिया लिंक लिस्ट का टॉपिक। दूसरी क्लास का भी लिंक लिस्ट अभी चल रहा है, तो अभी लिंक लिस्ट को फिलहाल टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें आगे पीछे। लेकिन अभी ऐसे नया टॉपिक है हमारा, एल्गोरिथम को एनालाइज करना, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमें कैसे पता चलेगा एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम जो है किससे कितना एफिशिएंट है। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को जो है वो अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए जो है ना, हम आज के बारे में पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। मिसाल के तौर पे तो एल्गोरिथम को देखिए, एल्गोरिथम को जो है ना वो मेजर करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो उसके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज देखते हैं। मिसाल के तौर पे रनिंग टाइम में दो दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम एल्गोरिथम को जो है वो एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये पेपर के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। हफ्सा कमल ने किया, पेपर हैंड रिटन देंगे या वर्ड पे? देखिए, पॉलिसी तो आ गई है सबके पास, आपके पास भी आ गई होगी पॉलिसी। तो वो तो जैसे पहले दिया था एग्जाम, आप वैसे ही देंगे जैसे आपने हैंड रिटन देंगे नहीं तो सर, पॉलिसी नहीं आई है, वहाँ पे नहीं आई। पोस्ट हुई है पॉलिसी। अच्छा, हैंड रिटन होगा तो स्नैपशॉट लेना पड़ेंगे, और वर्ड में आप लिखेंगे तो शायद डायरेक्ट वर्ड पे लिख देंगे। हैंड रिटन होगा तो वर्ड की फाइल में स्नैपशॉट लगा देंगे, और सबको फिर आप आखिर में पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे, जैसे पहले किया था अच्छा आप लोगों सर, तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग हैंड रिटन करें या फिर वर्ड पे करें? ने। हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आप हैंड रिटन भी कर सकते, लेकिन फाइल एक हो, वर्ड की एक ही फाइल में सारे सवाल करके पीडीएफ बना दें उसको।
ठीक है, बेहतरीन सर, चाहे शुक्रिया। हैंड रिटन हो या चाहे वो स्नैप ले लें आप, लेकिन वो एक ही फाइल में हो, अलग अलग फाइलें नहीं हो। बल्कि जो क्वेश्चन पेपर होगा कोशिश करिएगा उसी में ही बस आंसर करेंगे। क्वेश्चन पेपर हर सवाल के नीचे उसका जवाब हो, अगर स्नैप लिया तो उसके नीचे उसका स्नैप लगा दें सवाल के नीचे। सर टाइमिंग वही होगी जो 6 घंटे नहीं, अवेलेबल होते हैं? 3 घंटे का पेपर है आपका, लगा 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 घंटे का टोटल टाइम। इससे ज्यादा नहीं होगा? नहीं, इससे ज्यादा नहीं, 3 घंटे से ज्यादा अलाउ नहीं है। 3 घंटे आपका मैक्सिमम विथ ऑल हर्डल्स के भाई, इस पे आपको अगर अटैचमेंट्स लगानी है, स्नैप लेनी है, 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए दिया है उसको। तो 2 घंटे +1, 2 + 1 3 आवर्स, 4 आवर्स नहीं है, 2 + 1 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 घंटे के बाद फिर हो सकता है फिर यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेगा, कहेंगे वो उन लोगों के पेपर चेक ना किया जाए तो हम उनके पेपर चेक नहीं करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी कहेगी चेक कर लें तो कर लेंगे, लेकिन वो फिर सारा मामला जो है प्रेसिडेंट पे आता है। प्रेसिडेंट फिर इसको अलाउ करेंगे, रजिस्ट्रार अलाउ करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो जाहिर है स्टेट पॉलिसी होगी तो वो फिर पेपर ले जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बस 2.5 घंटे के अंदर अपना मार्जिन रखें, 3 घंटे की तरफ नहीं जाए, क्योंकि 3 घंटे से 1-2 मिनट भी ऊपर हो गए तो अगर फिर आपकी पॉलिसी जो डिसीजन लेगी अगर यूनिवर्सिटी, वो फिर उसके अंदर आपको आना पड़ेगा, तो रिस्क नहीं लें आप। सर लास्ट बार इस तरह होता हमारे एक पेपर के अंदर कि सर्वर डाउन में होता है LMS का। अगर इस बार भी वैसा हो गया तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे? आप कह रहे हैं टाइम का इतना मसला है तो। अच्छा, सर्वर जो है ना एंड टाइम पे डाउन होता है आखिर के 10 मिनट के अंदर। ठीक है, आखिर अगर ऐसा हुआ तो वो 5-10 मिनट में डाउन होता है। वैसे तो होगा नहीं क्योंकि सर्वर को तो क्लाउड पे रख दिया है इन्होंने, तो डाउन डाउन तो नहीं होगा सर्वर। लेकिन अगर ज़्यादा बिजी जा रहा है तो वो तो जाहिर, आप एंड में बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल आखिरी 5-10 मिनट के अंदर आप कर रहे हैं। आप लोग कोशिश, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ 2.5 घंटे तक आप अपना मार्जिन रखें, 3 घंटे की तरफ नहीं जाए। सर ठीक, सर लेकिन जैसे अभी 1 घंटा जमा करवाने का है, लेकिन टीचर पेपर ही ऐसा बनाते हैं कि 3 घंटे में पूरा होता है सर, बस ये मसला आ जाता है। जैसे 5 घंटे मिलते तो 5 घंटे का तो पेपर बनता था। नहीं खैर चेकिंग होती है पेपर्स की कि वो पेपर इतना बड़ा, अगर आप ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो क्योंकि पेपर सारे चेक होते हैं कि वो देखे जाते हैं कि वो कितने आवर्स के बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बड़ा पेपर देंगे। हाँ, ये है कि अगर आपने उसको लेंथी आंसर किया है तो फिर वो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। टाइम अपने एंड पे आप खुद देखना है, आपने जो टाइम लिमिट है उसी के अंदर सबमिट कराना है। पेपर छोटा हो या बड़ा हो उससे आप कंसर्न नहीं करें, क्योंकि अगर आप बड़ा पेपर आ रहे हैं और आपने टाइम ज़्यादा ले लिया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ये प्रूफ करना कि पेपर बड़ा था, मुझसे टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है ना, तो आप टाइम के अंदर ही इसको सबमिट कराएं, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम पीरियड के अंदर ही पेपर को डिज़ाइन करें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एल्गोरिथम को एनालाइज करने जा रहे हैं हम। अच्छा, मैं माइक जो है सबके म्यूट कर रहा हूँ, और किसी को क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कीजिएगा। तो एल्गोरिथम जो है ना वो एनालाइज करने के 2 तरीके हैं, एक इसका रनिंग टाइम है, उसका मेमोरी है। रनिंग टाइम का मतलब क्या है कि आपका एल्गोरिथम जो है कितना टाइम ले रहा है आपका एल्गोरिथम। अच्छा, जिनकी अब अटेंडेंस के बारे में बात आ रही है ना, वो अटेंडेंस मैं आखिर में देखूंगा। तो अब मैंने अटेंडेंस ले ली है जिनकी लेनी थी, अब मैं आखिर में देखूंगा अटेंडेंस। जो लोग बाद में आए उनका भी बारे में वजह पूछ के मैं उनसे उनकी अटेंडेंस देख लूंगा। अभी तो फिलहाल लेक्चर चलने दें वरना डिस्टर्ब होता रहेगा लेक्चर। तो एल्गोरिथम का जो एनालाइज करने के 2 तरीके हैं, रनिंग टाइम यानी कि एल्गोरिथम चलने में कितनी देर लगा रहा है, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है। दूसरा क्या है, मेमोरी, यानी कितनी स्पेस ले रहा है। तो कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है, इसके इस बिहाफ के ऊपर जो है ना एल्गोरिदम को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एल्गोरिदम है उसके अंदर जो है वो लाइंस हैं 4, एक एल्गोरिदम है उसके अंदर लाइंस हैं 7-8 लाइन्स हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई अब किसका रनिंग टाइम ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है ये 4 लाइनें जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये ज़्यादा 9 लाइनें ये देर से एग्जीक्यूट होंगी। तो हम कहेंगे रनिंग टाइम जो है वो इसका बेहतर है। ठीक है, इससे बेहतर है क्योंकि ये कम लाइन का था तो जल्दी चल गया, ये ज़्यादा लाइन का कोड था ये देर से चला, तो ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है इससे इन टर्म्स ऑफ रनिंग। ठीक है, रनिंग टाइम पे, रनिंग टाइम के लिहाज से इनकी इसकी एफिशिएंसी जो है वो दूसरे से अच्छी है। फिर जो है दूसरा क्या है, मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, स्पेस।
स्पेस के अंदर हो सकता है इसके अंदर भी वेरिएबल्स बने होंगे, इसके अंदर भी लूप का हो सकता है, लूप हो, इसके अंदर भी लूप हो। अब ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है तो 4 लाइन का कोड, लेकिन हो सकता है ये स्पेस ज्यादा ले रहा हो सकता है स्पेस ज्यादा ले रहा हो क्योंकि इसके अंदर लूप लगाए हुए हों, नेस्टेड लूप हो, इसकी वजह से ज्यादा स्पेस ले रहा हो। ये 8-9 लाइन का कोड है, लेकिन हो सकता है ये स्पेस कम ले रहा हो मेमोरी में, इसके अंदर लूप ना हो और इस तरह की चीजें ना हो, वेरिएबल्स के अंदर छोटे इस्तेमाल किए गए हों या इंटीजर टाइप के हों, इसके अंदर वेरिएबल फ्लोट टाइप के हों। तो ये डिपेंड करती, जरूरी नहीं है कि मेमोरी जो है वो लाइन ऑफ कोड से आप इसको जज कर सकें, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो कभी जो है वो छोटा एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा होता है और ज़्यादा स्पेस ले रहा होता है, और बड़ा एल्गोरिदम कभी कभी कम स्पेस ले रहा होता है। तो आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने का जो है क्या क्राइटेरिया हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करते हैं किसी मशीन की, ये दोनों कोड हैं, अगर किसी के कंप्यूटर के ऊपर इन दोनों कोड को चलाया जाए, ठीक है, यानी कि अगर सेम लाइन ऑफ कोड है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ये 3 लाइन का एल्गोरिदम एक ये है, इसको भी मैंने इस पे चलाया, एक दूसरा एल्गोरिदम है वो भी 3 लाइन का है, उसको भी मैंने इस पे चलाया, इस मशीन पे, इस कंप्यूटर पे। तो हो सकता है इसके लिए वो टाइम अलग ले, मशीन हो सकता है उस वक्त वो मशीन जो है वो बिजी हो, वो बहुत सारे दूसरे काम में लगी हुई हो, और जब इसके पास ये वाला कोड आए तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा इसको वेट करवाए, इस कोड को वेट करे और थोड़ा स्लो 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 काम करे। और ये हो सकता है जब ये कोड इस मशीन को मिले तो उस वक्त ये मशीन फारिग हो, कुछ भी काम इस पे ना हो, तो जैसे ही ये कोड इसको मिलेगा ये फौरन इसको एग्जीक्यूट कर देगी विदाउट डिले। तो हो सकता है इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाए। तो हम मशीन की बुनियाद पे एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है एल्गोरिदम है या कौन सा बुरा एल्गोरिदम है, क्योंकि मशीन के अंदर अपने बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कंप्यूटर मशीन में अपने बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कभी कभी मशीन जो है उसके अंदर बिजी होती है, कभी कभी जो है वो बिल्कुल फ्री होती है। तो कंप्यूटर के रनिंग के ऊपर हम कंप्यूटर की रनिंग के ऊपर हम एल्गोरिदम को एनालाइज नहीं करते, बल्कि इसकी एनालाइज करने का एक अपना तरीकेकार है, अपना मेथड है, उसको हम देखते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर है? क्वेश्चन तो नहीं है, तो शुरू में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए जो है क्या क्या चीजें, मतलब किस तरीके से हमें करना चाहिए। आप देखो, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखो ये कुछ चीजें मैंने पहले से वर्किंग करके रखी है ताकि कम वक्त के अंदर जो है सारी चीजें समझ जाए। देखो अब आप ये देखें, ये आपने ये पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। फर्क पता है आपको दोनों में, लीनियर और क्वाड्रेटिक में? ठीक है, तो मैं माइक भी अनम्यूट कर देता हूँ तो आप मुझे रिस्पॉन्ड भी करते रहें ताकि। तो इसके अंदर आप देखें लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस जो है जैसे ये जिनकी पावर 1 हो लीनियर, जिनकी पावर 2 हो और जो उसमें फॉर्मूला लगता है, पावर 2 होती है, लीनियर ऐसे और सॉल्व जिनकी पावर 3 हो उनको क्यूबिक बोलते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीनियर के अंदर क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, जैसे आप देखो इस इक्वेशन के अंदर, अब देखो ये फंक्शन में लिखा है ना मैंने, फंक्शन एफ ऑफ एन, एफ एफ एन 2n+1। अब इसके अंदर देखो पावर n के ऊपर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जबकि दूसरा फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये है 3n² + 2n+4, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 गई है। जब ये हाईएस्ट पावर 2 गई है तो इस तरह की इक्वेशन को जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जी सर जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 वो हों, क्या नाम है, नंबर्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर 3 ही होते हैं वैसे तो, लेकिन इसके अंदर बस असल चीज ये होती है कि पावर ऑफ 2 जरूरी है। ठीक है। पावर ऑफ 2 जरूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें, अब इसके अंदर मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है, जाहिर है इसमें ये वाला जो है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ एन जो है ये जाहिर है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या 5 हो जाए, 10 हो जाए, ये n, लेकिन ये जब पूरा सॉल्व होगा, ठीक है, फिर ये n निकलेगा। तो ये वाला जो n है जिसको fn कहते हैं, ये पूरा जो fn है ये एक्चुअली डिपेंडेंट है, ठीक है। ये n के डिपेंडेंट है, n जो की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, fn की वैल्यू भी वैसे वैसे चेंज होती जाएगी।
ओके सर। इस तरह से fn 3n² प्लस 2n प्लस 4 और यहाँ पर ये भी जो है आप देख लो ये डिपेंडेंट है और यहाँ पर ये n² इंडिपेंडेंट है क्वाड्रेटिक के अंदर। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अब याद है कि दो प्लेन लिखे हुए ना, एक तो ये हॉरिजॉन्टल, एक तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो आपका जो डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ जो लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी है ना वो सारे के सारे हम किस में देते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल में दिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट, वो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए गए, हॉरिजॉन्टल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वर्टिकल के अंदर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है जो कि लीनियर फंक्शन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है fn = 2n + 1, ये जो फंक्शन लिखा है y = fn = 2n + 1, तो ये इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से होगी, जो फर्स्ट ब्लू लाइन है ये वाली, इस तरीके से इसका जो है ना लाइन ड्रॉ होगी विद y एक्स और y एक्सिस के दरमियान। और ये जो कि लीनियर है, इसके अंदर जो है वो वैसे जो इस तरह की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस की जो है ना वो इस फार्मूले से लाइन बनती है mx + c, ये आपने पढ़ा है। एक लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो उसका फार्मूला, लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने का फार्मूला जो है ना ग्राफ में, वो ये फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा इंटर वगैरह में। mx + b भी कहीं होता है, कहीं mx + c लिखा होता है। यस सर। तो m का मतलब क्या है, m जो है वो आपका सॉरी m क्या चीज है, वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल तो आपका x है। m जो है आपका स्लोप है, स्लोप होता है, ये वेरिएबल नहीं, गलत लिखा हुआ है। m स्लोप है, x जो है वो आपका वेरिएबल है और c जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है, c आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो आप देखें m जो है वो आपका जो स्लोप है, स्लोप की बिहाफ के ऊपर जो है वो y इंटरसेप्ट पहले देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होता है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये फार्मूला है, इसके अंदर जाहिर है ये जो है वो क्या होगा, ये m हो गया, सॉरी ये m हो गया, और ये जो है m हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये जो है आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ये यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस के ऊपर 1 से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये 1 दिया गया है इसका, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखें ये 2n है। अब n की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, ये जाहिर है यहाँ पर दी हुई है। और 2 जो है स्लोप है, तो 2 जो है स्लोप है, 2 का मतलब क्या है कि वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर 3 होगा तो वो मतलब वो उसकी डायरेक्शन फिर और चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपका दिखाया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर यही एक फंक्शन है, ये जो 2 लाइन ड्रॉ की है ना, ये सिर्फ y इंटरसेप्ट को दिखाई, दो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही हैं, 2 ब्लू लाइन, एक ब्लू लाइन का फंक्शन ये fn = 2n + 1, दूसरी ब्लू लाइन का फंक्शन ये है fn = 2n + 5, ठीक है। दोनों y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो फर्क क्या है, एक 1 से स्टार्ट हो रही है ब्लू लाइन, एक 5 से स्टार्ट हो रही है ब्लू लाइन, ये देखो। और दोनों बिल्कुल, दोनों का स्लोप सेम है। स्लोप का मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों का स्लोप क्या है, 2n जो है, 2 जो है दोनों का स्लोप है, तो इसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो 2 पैरेलल लाइंस चल रही हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ का असल में ये तरीकेकार होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये इंटर की मैथमेटिक्स में खाली पढ़ाया जाता है, ये जो है ना वो जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ जो बनते हैं, लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी पावर ऑफ 1 हो, ठीक है। आखिर में क्या है, y इंटरसेप्ट, ये 2n + 1, ये एक फंक्शन है। अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 2n + 1 एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि पावर इसकी 1 है।
इसमें 1 जो है वो 1 इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, यानी कि 1 का मतलब क्या है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये लाइन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है ब्लू लाइन। और ये 2n का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 इसका स्लोप है, स्लोप का मतलब कि ये डायरेक्शन जो जा रही है ना, ये एंगल इसका 2 है, ठीक है। 3 होता तो ये थोड़ा सा ऊपर बनता, यूं इस तरफ जाता, 4 होता तो और ऊपर जाता, तो अभी 2 है तो इस तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है 2। तो दोनों चूंकि ये जो ब्लू लाइन है ये 2n+1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन है वो है 2n+5। तो ये 5 से इसका इंटरसेप्ट क्या है 5, तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, आपस में दोनों लाइनें मिलेंगी नहीं कभी भी, ठीक है। और तो ये मतलब इसके बारे में हमने मतलब ये देखा, और ये चीज कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो लाइनों यानी कि 1 और 5 जो है ना, 1 या 5 की जो आपस में या यानी कि लाइनों को ऊपर नीचे करना हो, इसको ये चीज कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो जो आखिरी नंबर है ना, 5 है, 1 है, 2 है, 10 है, कुछ भी है, उससे एम्पलीट्यूड सेट होगा, ठीक है, जो कि वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, इससे एम्पलीट्यूड सेट होगा। और m जो है वो आपका स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या है कि जाहिर है वो जो है वो इसकी इससे डायरेक्शन सेट हो। तो ये मतलब हमने देखा। और ये जो अभी जो ये ग्राफ बना हुआ है, जाहिर है ये लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ नहीं है, बल्कि ये लीनियर इक्वेशन के लिए जो है ग्राफ को डिजाइन किया गया। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आगे चलते हैं। सर रिपीट करते हैं प्लीज। रिपीट कर दूं? यस सर। रिपीट नहीं, आपको एक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं टेक्निकल, अब रिपीट का मतलब है दोबारा शुरू से बताया जाए, मिटा दूं सबको? ना सर, शुरू से जो आपने स्लोप के बाद से बताया था, जो आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन अपने एक्सप्लेन की थी, वो सही तरह समझ नहीं है मेरे। देखो इसमें जो है ना ये लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर पावर 1 हो, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक के अंदर स्क्वायर जाता है, ठीक है, पावर के अंदर, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की। ये फंक्शन है लीनियर इक्वेशन का, बताया गया है f(n), और उसके अंदर जो है वैल्यूज दी हुई है 2n+1, तो पावर n के ऊपर 1 है चूंकि, तो इसकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये 2n+1 जो है वो इस फार्मूले से निकला है, mx+c से, ये आपने पढ़ा होगा इंटर में, mx+c। m क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है, x जो है वेरिएबल होता है जिसके चेंज हो सकता है, जो कि c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो c जो है वो एक्चुअली y इंटरसेप्ट है, c के ऊपर जो है, यानी कि c ये बताता है कि ये जो तो fn की लाइन जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, fn डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, fn डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो n होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि n जो है इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तब जाके fn निकलेगा। fn डिपेंडेंट होता है और ये जो है इंडिपेंडेंट होता है n। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मैथमेटिक्स का ये रूल है कि उसको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है n को, और वर्टिकल लाइन के अंदर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिखा जाता है f(n), यहाँ लिख दिया हमने, जो कि y के बराबर भी होता है, यहाँ पर लिखा है हमने, f(n) y के बराबर भी हो सकता है। तो वो आपको जो है वो वर्टिकल एक्सिस में लिखा जाता है। अब अगर यहाँ पर लिखा है इक्वेशन f(n) 2n+1, तो 1 का मतलब क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे लिखा है ना 2n+1, तो 1 क्या है, 1 y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के ऊपर 1 से ये लाइन स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी। सर अगर इधर इक्वेशन हो 2n+n+1 फिर किस तरह होगी? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर बस दो ही ऐसे ही लिखा जाता है, इसी दो इसके जो है वो ऑपरेंड्स होते हैं, 2n+1, इस तरह से दो ऑपरेंड होते हैं बस, +1 नहीं। अगर 2 क्योंकि y एक्सिस है ना, जगह चेंज कर दें और एक्सिस तो है ही नहीं, अगर और एक्सिस होंगे फिर हमें तीसरा एक्सिस बनाना पड़ेगा इस तरह, तो वो y एक्सिस अगर 2 की जगह 7n कर दें 7 कर देंगे, वही बता रहा हूँ। ये आपको समझ में आया, 1 आखिर वाला 1 जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आखिर में 5 हो, ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है 2n+5, तो 2n+5 के अंदर अब शुरू कहां से होगा, 5 से, तो दूसरी लाइन बिल्कुल 5 से स्टार्ट हो रही है,
लेकिन दोनों का आप देखो, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। क्यों डायरेक्शन सेम है? दोनों के शुरू में क्या लिखा हुआ है? 2n। दोनों का स्लोप जो है ना 2 है। 2 होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये 2 एक एंगल है समझो, एक तरह का, समझ रहे हो? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। 2 एक एंगल है, तो एक सेम एंगल के ऊपर दोनों निकल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो हो सकता है 3 की डायरेक्शन यू निकल रही होती, इस तरह से ऊपर ऊपर जा रही होती। फिर इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इसका मतलब क्या, स्लोप सेम है। और स्लोप सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल चलती रहेंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। इन दोनों लाइनों का आपस में एक दूसरे के साथ फासला जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और ये मतलब कांस्टेंट फासला रहेगा एक दूसरे के साथ। तो ये मतलब यहाँ पर ये बात बताई कि ये दोनों लाइनें कभी आपस में मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ कभी टकराएंगे। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि यहाँ पर नंबर अगर वेरिएबल है ना, या वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 के, अगर n के अंदर ये जो लिखा है ना 2n+1, 2n+1 के अंदर अगर n की वैल्यू को 5 डाल दिया जाए, n की वैल्यू को 5 डाल दिया जाए, तो एक एक पॉइंट ये पे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू जो है कुछ और होगी, हो सकता है यहाँ वैल्यू कुछ और है, ठीक है। y एक्सिस पे यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, y एक्सिस पे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी 5 के ऊपर, ठीक है। तो ये और 10 पे अगर डाला जाए तो 10 के ऊपर ये वाला पॉइंट बन रहा है, और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। 10 के ऊपर एक पॉइंट यह मिल रहा है हमें, ठीक है। ये हो सकता है 0.7 हो, कुछ हो 10 के ऊपर। और इसी 10 के, ये तो 2n+1 का था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ वैल्यूज हो 7 या 8 जो भी है। और दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे 10 के ऊपर, ये सीधा लगा चाहे यहाँ। दूसरा तो ये हो सकता है कि वो 13 हो या 13 पॉइंट हो या 12 पॉइंट हो, कुछ भी। तो एक पॉइंट उसको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर n की वैल्यू 10 देंगे तो 13 बन जाएगा f ऑफ n। f ऑफ n जो है वो मतलब n की वैल्यू 10 देंगे तो यहाँ पर जो है वो 13 जो है वो f ऑफ n जो है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि वो जो इसका स्लो, इसका जो है y एक्सिस जो है उसको वो चीज दिखा रहा है। तो ये आपको समझ में आई बात? यस सर, आ ठीक है। यस सर, आ गई। तो बस ये थोड़ा सा इसके लिए ग्राफ का दिखाया, क्योंकि आगे जाके इसी के अंदर हमें एनालाइज करना होगा चीजों को। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो क्लियर करने के लिए मेरे पास इरेज ऑल लिंक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये बात थी, अब फॉर एग्जांपल एक और लिखा हुआ है हमने, एक और फंक्शन बनाया है f3n+1। अब देखो यहाँ पर तो 2n इक्वल थे ना, ये भी 2n है, ये भी 2n है, लेकिन यहाँ पर अब क्या कर दिया 3n+1। यहाँ 3n+1 किया है तो होगा क्या, अब इसकी लाइन देखो, इसकी लाइन ये बनी है। अब ये थोड़ी लाइन देखो, इसका एंगल डिफरेंट है, 3n+1 वाली लाइन का, इसका एंगल डिफरेंट है। तो ये हो सकता है आगे जाके इसके साथ आपस में टकरा जाए, क्योंकि जाहिर है ये भी आगे बढ़ रही है लाइन, तो ये भी हो सकता है आगे जाके इसके साथ कहीं क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का स्लोप डिफरेंट है, स्लोप डिफरेंट होने की वजह से हो सकता है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस भी कर सकती है आगे जाके। लेकिन अगर सेम स्लोप होगा और सिर्फ y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा तो फिर उसके लिए जो है ना वो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर सिर्फ स्लोप डिफरेंट पे लिखा है, और इसकी लाइन जो ड्रॉ की है वो स्लोप के साथ ड्रॉ की है, ठीक है। ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या से स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है रेड लाइन, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट है, दोनों से स्लोप डिफरेंट है, इसलिए इसकी ग्रोथ अलग जा रही है, ठीक है। तो ग्रोथ का जो अलग जाने का जो मामला होता है ना, वो स्लोप के साथ होता है, कि स्लोप किस स्लोप से स्टार्ट हो रहा है, उससे जो है वो ग्रोथ का मामला होता है। चलिए, ग्रोथ ऑफ लाइन आफ्टर y इंटरसेप्ट डिपेंड्स ऑन द स्लोप, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट के बाद जो ग्रोथ ऑफ लाइन है वो स्लोप की वजह ऊपर डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया मैंने आपको रेड लाइन में। और इफ स्लोप्स आर सेम एंड एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट देन द लाइन बिकम्स पैरेलल। जैसे पहले दिखाया था कि दोनों ब्लू लाइन पैरेलल है, क्योंकि इनका स्लोप सेम था लेकिन इनका y इंटरसेप्ट जो है डिफरेंट था, एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, जिसकी वजह से दोनों लाइन ब्लू वाली पैरेलल चलेंगी और कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। सेट टेम्प इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to n, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प, कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स बेसिक ऑपरेशंस विल बी रन। ठीक है, एफ ऑफ एन, एन जो है, अगर एन की वैल्यू क्या होगी, इसकी वजह से एफ ऑफ एन ड्राइव करें हम। तो अब आप यहाँ पर देखें, ड्रॉ लाइन इफ एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करें। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर? मुझे तो क्लियर आ रही है। सही। एक स्टूडेंट ने लिखा है क्लियर नहीं है, तो उस वजह से मैं अपने एंड पे चेक कर लें। आवाज क्लियर है सब। अच्छा जी, अब देखो इस लाइन के अंदर अब देखो इसके अंदर देखो, ये इंस्ट्रक्शन जो है इस कोड के अंदर, ये इंस्ट्रक्शन एक बार चलेगी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन ज़ाहिर है एक बार चलेगी। ये इंस्ट्रक्शन कितनी मरतबा चलेगी? ए इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कितनी मरतबा चलेगी? एक से लेके, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और की वैल्यू n टाइम चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5, अगर 4 का लूप चलाए हम कोई सा भी, तो 4 टाइम्स अब देखो 4 टाइम चलेगी। 4 का लूप चलाए तो 4 टाइम चलेगी, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर भी अगर हम 4 का लूप चलाए तो ये एक्चुअली 4 टाइम तो चलेगी, लेकिन 5वीं मरतबा भी चलेगी, लेकिन वो 5वीं मरतबा कंडीशन को फॉल्स करके बाहर आ जाएगा लूप से। 5वीं मरतबा में वो कोड तो नहीं चलाएगा अंदर का, लेकिन वो चेक जरूर करेगा 5वीं मरतबा में, क्योंकि कंडीशन फॉल्स तो 5वीं बार में ही होगा। 4 बार तक तो कंडीशन ट्रू रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर समझे चले, यहाँ पर यही रखी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 कर दिया, 4 कर लिया, चले 4 कर लिया, और ये एक इंस्ट्रक्शन है जो एक बार चलेगी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है जो एक बार चलेगी, और ये इंस्ट्रक्शन है जो कि एक बार चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलकर कितनी बार चल रही है? 2 बार। यानी कि 2 इंस्ट्रक्शन हो गई हैं 4 के लूप के अंदर। 2 इंस्ट्रक्शन हो गई, एक ये है, एक ये है, टोटल 2 इंस्ट्रक्शन हो गई। तो अगर n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर तो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो खत्म हो गया। तो अगर हम फॉर एग्जांपल से 4 की बात कर रहे हैं, हम 4 की लूप की बात करें, चलो ऊपर की लाइन छोड़ दें, हम ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं फिलहाल। अभी हम 4 की लूप की बात करते हैं, और 4 का लूप जो है वो 1 to 4 तक चल रहा है। ठीक है, तो एक 4 के अंदर जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ज़ाहिर है हर ये पहले जब इसकी वैल्यू 1 होगी तब ये 2 बार चलेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, फिर ये 2 बार चलेंगी, 2 इंस्ट्रक्शन चलेंगी, 2 बार चलेंगी, तो फिर 3 होगी, फिर 2 बार चलेंगी, फिर 4 होगी तो फिर 2 बार चलेंगी। ठीक है, तो अगर 4 इंस्ट्रक्शन हुई, तो ये अगर हम यहाँ पे चले इसको 5 कर लेते हैं ताकि फिगर राउंड हो जाए। अगर ये 5 मरतबा चलेगा तो ये कितनी हो जाएंगी? 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10, तो 10 टाइम चलेगा ये। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू, n का ये डेटा नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा अगर ये 5 होगा, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ जाके 10 टाइम्स जो है, ये यहाँ पर 10 के ऊपर आया तो 10 टाइम्स जो है वो यहाँ पर जाके कहीं एक पॉइंट हमें मिलेगा। 10 टाइम्स जो है ये कोड चलेगा अगर n की वैल्यू जो है वो 5 हुई। नंबर ऑफ डेटा n को शो कर रहा है, n को। ठीक है, अगर n की वैल्यू 5 नहीं हुई, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हुई 10, तो अब कितनी मरतबा चलेगा? यानी कि ये 10 हुई, अगर ये 20 टाइम्स 20 टाइम्स, सही बताया बिल्कुल। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 हुई तो ये चलेगा फॉर एग्जांपल यहाँ तक 20 टाइम्स तक। ये हो सकता है ऐसे ऊपर ही आया, तो मैंने अंदाजे से बनाया हुआ है, तो ये 20 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर देख लो, इसमें फिर 15 तक हुई, 15 पे कितना जाएगा? 30 टाइम्स सर। हाँ, 15 में सही कह रहे हैं बिल्कुल। 15 पे जो है वो होगा तो फिर ये हो सकती है जो है 30 टाइम्स तक चला जाएगा।
अब आपको देख रहे हो कि ये जो है n की वैल्यू पे अब ये पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके लाइन ड्रॉ करें, हो सकता है यहाँ से ये 1 पर ही हो, तो लाइन ड्रॉ करें, और ये गलत लाइन बन रही है, लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है वो इन बीच में से गुजरेगी। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह से गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक लीनियर फंक्शन का लाइन है। ठीक है, लीनियर ग्राफ बन रहा है हमारा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ये एल्गोरिदम है, इसके अंदर जो है वो कोड जो दिखा रहा है, जो रेशो दिखा रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, वो लीनियर है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो लीनियर है, एन बढ़ने से जो है वो उसकी वैल्यू जो है डबल हो रही है, यानी कि जितनी वैल्यूज दे रहे हैं एन की, उसकी डबल इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो लीनियर है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे अगर फॉर एग्जांपल एक अभी तो ये था, अगर मैं इसकी एक लाइन, अगर इसमें मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कर दूं टैम्प, ये कर दूं टैम्प 2 कर दूं। ठीक है, और टैम्प 2, और इसके अंदर मैं टैम्प 2 के अंदर कुछ भी लिख दूं, फॉर एग्जांपल टैम्प +3 कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो जाहिर है ये भी लाइन चलेगी। तो अब ये 2 नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन ये 3 जो है इसका फंक्शन अलग होगा। फॉर एग्जांपल अलग कलर से शो कर देता हूँ कि अगर नंबर ऑफ लाइन कोड, एक और कोड हो, मैं इसका अलग कलर से शो कर रहा हूँ, एक और कोड हो और वो 3 लाइन पर हो, तो 3 लाइन पर हो तो फिर 2 मरतबा नहीं चलेगा बल्कि 3 मरतबा चलेगा। ठीक है, तो वो 5 के ऊपर, वो 5 के ऊपर कहाँ पर रिजल्ट, 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना रिजल्ट आएगा 15। तो 15 के ऊपर तो 15 के ऊपर जाके उसको जो है ना, उसको एक पॉइंट मिलेगा अगर 3 लाइन का कोड होगा। ये मैं अलग फंक्शन बना रहा हूँ जो अलग कलर से शो कर रहा हूँ, अलग फंक्शन को। ये रेड वाला जो है वो एक अलग कोड है जो कि 2 लाइन पे मुश्तमिल था, जो 3 लाइन पे मुश्तमिल है वो जो है मैं इस कलर से, पर्पल कलर से जो है शो कर रहा हूँ। तो ये 15 हो गया। ठीक है, और इस तरह से अगर 10 के ऊपर, अगर इसको n की वैल्यू 10 हो तो जाहिर है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 30। तो वो यहाँ पर मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, इसका मतलब है वो यहाँ मिलेगा, एक दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है 30। और 15 हो तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 45। 45, तो 45 यानी कि समझो यहाँ कहीं 45 है। तो 45 को यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर जाके जो है ना वो मुझे एक पॉइंट मिला, बाकी तो ये सेम ही है 15 का। तो अब इसका अगर आप ड्रॉ करो लाइन, इसकी लाइन जो ऐसे बनेगी, कुछ यहाँ से पॉइंट से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा, इसका लाइन ऐसे जा रही है, इसकी लाइन ऐसे जा रही है, इसकी लाइन ऐसे जा रही है। तो ये फॉर एग्जांपल f1 हो गया, एक फंक्शन है f1 का जिसके अंदर 2 लाइन का कोड था, जिसके अंदर temp4 temp1, और ये f2 का फंक्शन हो गया फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर 3 लाइन का कोड है, temp1 और temp1 और temp2। ठीक है, तो f1 में अब आप बताएं कि अब 2 सवाल यहाँ पूछे गए हैं, विच लाइन हैज हायर ग्रोथ, किस लाइन की ग्रोथ ज्यादा है, f1 की ज्यादा है या f2 की ज्यादा है? ग्रोथ किसकी ज्यादा है जी, यानी कि कौन जो है ज्यादा? सर F2 बिल्कुल सही, मोइज मुनव्वर ने भी सही कहा, राव हुसैन ने भी सही कहा, उज़ैफा ने सही कहा, F2 है बिल्कुल। F2 की जो है वो ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि F2 जो है वो ज्यादा जाहिर है, उसकी लाइन ऊपर की तरफ